साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 0.642। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इन्होंने पूछा है आपसे कि अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स। अगर कोई बीम ऑफ लाइट एयर से एक सब्सटेंस है कैपिटल एक्स है उसमें एंटर कर रही है, तो जब भी कभी हम ये बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम हमेशा ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे बोला जाए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स, पहले ही दे रखा है कि एयर से सब्सटेंस कैपिटल एक्स के अंदर एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 72 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 डिग्री, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ substance capital X is written as, इसको ऐसे लिखेंगे A, पहले लिखेंगे A, और एक काम करिए, हाँ चलो लिख लो, ठीक, जैसे ऐसे होता है ना x की पावर 2, ऐसे तो x थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ऐसे ही आप यहाँ लिखेंगे a और a की पावर में ऐसे ईटा और नीचे लिख देंगे x, मतलब ईटा थोड़ा सा ऊपर उठाकर लिख देंगे। इस ईटा का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और a यहाँ पर लिखा हुआ है और x यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस कैपिटल x। समझ गए? जब भी कभी हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो भी लाइट है वो एयर से ही एंटर करेगी किसी भी मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो बोला है इन्होंने सब्सटेंस कैपिटल एक्स, तो एयर से एक्स के अंदर लाइट रेज एंटर करती है, एयर से एक्स के अंदर। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इज साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा 72 डिग्री और साइन 72 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है। जैसे आप ये कहेंगे क्योंकि मैं तो साइन थीटा जो है वो तभी निकाल सकता हूँ जब हमें एंगल ऐसा दे रखा हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90। ये 5 वैल्यूज़ तो मुझे पता है, बाकी वैल्यूज़ नहीं पता। तो बाकी जो अजीब सी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे यहाँ पर देखो 72 डिग्री दे रखा है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उसको निकालो कहीं से, कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह कुछ आपको मेथड नहीं पता, तो वो आपको पूरी वैल्यू दे देंगे, साइन 72 की वैल्यू दे देंगे, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आपके पास। और ऐसे ही रिफ्रैक्शन एंगल क्या है 40 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन 40 वो भी दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री क्या हो गया 0.951 अपॉन साइन 40 डिग्री क्या हो गया 0.642। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, उड़ा दो, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, गायब हो गया। तो अब क्या करना है, तो 951 को 642 से डिवाइड करके देख लो, 642 से डिवाइड करना है किसको, 951 को, तो 642 1 जा 642, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 11 माइनस 2 हो गया 9, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 9 माइनस 6 309, ये हो गया, ठीक है 309। इसके बाद क्या करिए, एक 0 लगा दो, पॉइंट के बाद इधर 0, इधर पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिएगा 642 हाउ मच जा, 5 जा तो नहीं, 4 जा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 5 6 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, 10 माइनस 8 हो गया 2, 8 माइनस 6 हो गया 2, 10 माइनस 5 हो गया 5, बस 522, एक 0 और लगा दो, तो शायद 7 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और 1 29, है ना, 2 कैरी आ गया, 7 6 जा 42 और 2 44, नहीं बहुत छोटा हो गया, 8 जा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51। अब कुछ भी आता है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल कर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
951 अपॉन 642 इज 1.48। तो 1.48 इसका क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा भी एक तरीका होता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। refractive index and speed of light। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर refractive index of a light ray, refractive index of a light ray entering from refractive index of a light ray entering from medium 1 to medium 2 is expressed as मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एयर से ग्लास में जा रहा है। अब क्या कह रहा हूँ मैं कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जा रही है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको ना ऐसे लिखेंगे कि 1 ईटा 2 ऐसे लिख देंगे जैसे 1 की पावर में ईटा लिखा हुआ हो। 1 और 2 को तो एक उसमें लिखेंगे, एक अलाइनमेंट में सीधा सीधा, और ईटा दोनों के बीच में थोड़ा सा ऊंचा करके लिख देंगे। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in medium 1 upon hello अभी तो नहीं, कुछ अर्जेंट तो नहीं है। अच्छा, तो वो बेसमेंट में होंगे। हाँ, थोड़ी देर में बात हाँ, अभी तो तबीयत गड़बड़ है तो दिखाने गए ना, तो अब थोड़ी देर बाद कर देंगे। नहीं, उसकी भी गड़बड़ है। हाँ ठीक है, 10-15 मिनट में ओके। The speed of light in medium 2, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, तो 1 ईटा 2 is equal to, इसको ना ऐसे लिख देंगे V1 upon V2, V1 upon V2। हमें ये देखना है कि जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाला जाएगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अगर ये बोला जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का है तो उसको मैं 1 मीडियम 2 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो 1 से आ रहा है और 2 में जा रहा है, तो यहाँ पर पहले 1 लिखा हुआ है तो इधर भी V1 आएगा। V1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। उसके बाद आप नोट करेंगे व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम
vacuum or when light is going from vacuum or air, light is going from vacuum or air to another medium into another and light is going from vacuum or air into another medium, then the value of refractive index is called value of refractive index is called absolute refractive index. अंडरलाइन कर लेना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी कभी लाइट जो है वो एयर से या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन जब मेरा पहला मीडियम जो है वो एयर होता है या वैक्यूम होता है, अच्छा तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में हो या वैक्यूम में हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। स्पीड ऑफ लाइट चाहे एयर में हो चाहे वैक्यूम में हो वो 3 × 10⁸ ही होती है। अब इसमें ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप ये देखिए जैसे हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में किसी भी तरीके की कोई गैस नहीं होती, कोई एयर पार्टिकल नहीं होते, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होते। तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम में क्लीनेस्ट एटमॉस्फेयर होता है कि उसके अंदर किसी भी तरीके की गैस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो वहाँ पर जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसको रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा, बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करेगी। तो वैक्यूम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप वैक्यूम को नॉर्मल एयर में भी कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे, वैक्यूम में लिया, वैक्यूम के अंदर आपने ऑक्सीजन डाल दी, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, थोड़े से एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स कुछ डाल दिया आपने, और उसके बावजूद भी अगर आप लाइट को उसमें से पास कराएंगे ना तो हम ये देखेंगे कि लाइट की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा कि वैक्यूम में और एयर में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। एयर में हम जिंदा रह सकते हैं, वैक्यूम में जिंदा नहीं रह सकते, 1 मिलीसेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो सवाल ये है कि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट को सेम इस वजह से लिया जाता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती इतनी ज़्यादा है कि उस पर एक छोटे मोटे एयर या गैस वैस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चलती चली जाती है। लाइट को यहाँ पर ऑन करूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने टॉर्च यहाँ पर ऑन करी और आपको लगभग 100 मीटर दूर पर भी अगर कोई वॉल है तो उस टॉर्च की लाइट आपको एकदम से वहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो इतनी ज़्यादा तेज, सोच लीजिए 3 × 10⁸ कितना हो गया, तो 300 करोड़ हो गया, है ना। 300 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर ट्रैवल कर जाएगी लाइट। तो ये इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है लाइट की। तो हम ये कहेंगे चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो, स्पीड ऑफ लाइट का फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम when light is going from one medium, ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन वैक्यूम और एयर, अदर देन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम के स्पेलिंग होते हैं VACWM, VACUUM, अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम another medium, comma,
then the value of refractive index is called refractive index is called relative refractive index. Relative refractive index. एक क्वेश्चन नोट करिए. Light enters from air into a glass plate. Light enters from air into a glass plate. Light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Having refractive index 1.50. Full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? Question mark. ब्रैकेट में दे रखा है the speed of light in vacuum is the speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं m ओब्लिगस, और आपको पता होगा ऐसे भी लिख देते हैं m s की पावर -1. ऐसे करके लिख देते हैं, एक ही बात है. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा क्या बोला इन्होंने. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट. तो एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा? रिलेटिव या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर लाइट रे एंटर करती है. अच्छा, तो अब देखिए लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. तो एयर से ग्लास में लाइट एंटर करती है, तो एयर से ग्लास में जब लाइट एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50. ठीक है. वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अभी निकालते हैं. We know that A theta G is equal to VA upon VG. VA upon VG समझ गए. 1 eta 2 is equal to V1 upon V2. तो A eta G is equal to VA upon VG. VA upon VG का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक. अच्छा, एयर की स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने दे रखी है, वैक्यूम दो या एयर दो एक ही बात है. ठीक है. 3 into 10 की पावर 8. भाई नहीं भी दे रखी होती ना तो भी ये चीज़ मेरे को याद रखनी है. ठीक है. 3 into 10 की पावर 8. तो A eta G is 1.50. नोट करें.
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 की पावर 8. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज Vg. ये जो Vg है इसको इधर ले आओ और ये जो 1.50 है इसको यहाँ नीचे ले आओ. तो Vg इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 1.50 को तो 1.5 ही लिख लो बस. तो 1.5 कितना होता है 3. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. शायद समझ में आ गया होगा. ठीक है, हाँ जी बोलिए. नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट कुछ होती ही नहीं, कुछ नहीं होती. ये यूनिटलेस होता है क्योंकि देखो ऊपर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, और नीचे जो है वो भी मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो गया. जब यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गया तो यूनिटलेस हो गई ये क्वांटिटी. बताओ क्या कह रहे हो. हाँ, क्योंकि Vg निकाला है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड तो मीटर पर सेकंड में ही होगी, लेकिन ये जो ए ईटा जी है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती. इसीलिए आप देखिएगा क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ये 1.50 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके आगे कुछ यूनिट नहीं लिखी है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है. अभी क्लियर है, समझ गए, बताओ. चलिए ठीक है. यस सर. ओके, उसके बाद देखिएगा म्यू और ईटा सेम होता है ना. हाँ, म्यू और ईटा सेम है. किसी बुक में म्यू दे रखा है, किसी में ईटा दे रखा है, मर्जी है आपकी. उसके बाद नोट करके लिखेंगे करके लिखिएगा. फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 or light going from medium 1 to medium 2, the refractive index is given by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाई, अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखेंगे 1 ईटा 2. ठीक, 1 ईटा 2. 1 ईटा 2 क्या हो गया V1 अपॉन V2. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. नेक्स्ट लिखें सिमिलरली for light going from medium 2 to medium 1, the refractive index is given by the refractive index is given by 2 eta 1
ये समझ में आ गया कि जब कोई लाइट रे है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आप, ठीक है। देखिएगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 थीटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड बाई v2 अपॉन v1। देखिए v1 से तो v1 कट गया, v2 से v2 कट गया, तो 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका भी आ सकता है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 से मीडियम 3 में है। हाँ उसका कैसे निकलेगा? इसका? सो मीडियम 1 टू मीडियम 2 हाँ, टू मीडियम 3। अच्छा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है और मीडियम 2 से मीडियम 3 में जा रहा है। बताऊँगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो आ गया 1, है ना। 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू 1। अब इस 2 ईटा 1 को नीचे ले जाओ, 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1। ये हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब जैसे आप 1 से 2, 2 से 1 और फिर बोल रहे हो कि 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 1, जैसे ऐसे। सो 1 से 2 से 3 अच्छा 1 से 2 और फिर 2 से 3, बस ये। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 1 और 3 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बता रहा। ये नोट कर लिया सबने यहाँ तक? हाँ। इसके बाद देखिए जो आप पूछ रहे हैं ना उसमें ये है कि if a light ray travels from मीडियम 1 टू मीडियम 2, लाइट रे अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो हम इसको बोलेंगे 1 ईटा 2। 1 ईटा 2 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। अगर 2 से 3 में जा रही है तो हम बोलेंगे 2 ईटा 3, ये हो जाएगा v2 अपॉन v3, है ना। और अगर मेरे से बोला जाए कि नहीं अब आप ये बताइए 1 से 3 में लाइट रे जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड बाई v2 अपॉन v3, तो v2 से v2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया v1 अपॉन v3। और v1 अपॉन v3 को मैं क्या बोलूँगा, v1 अपॉन v3 का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 3, यानी कि 1 ईटा 3। तो 1 ईटा 3 इज इक्वल टू v1 अपॉन v3 हो गया इस तरह से, समझ गए। ये एग्जाम में तो केवल फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर दिखाना पड़ेगा ड्राइव करके। अरे फॉर्मूला लगाना चाहिए था, सीधा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए वन ईटा 3 क्यों आया, क्योंकि इस रेशो से ही मुझे समझ में आ गया। जब मैं जानता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ये क्या होता है, 1 ईटा 2 होता है, तो अगर मैं v1 अपॉन v3 लिख दूँगा तो वो 1 ईटा 3 बन जाएगा। तो इस वजह से ये 1 ईटा 3 बन गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक ये रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देना है यहाँ पर। और फिर एक क्वेश्चन नोट करेंगे
क्वेश्चन नंबर 1 में इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर if the refractive index of water for light going from air to water for light going from air to water, refractive index of water for light going from air to water be 1.33, what will be the refractive index? What will be the refractive index? What will be the refractive index for light going from water to air? For light going from water, for light going from water to air. For light going from water to air. इसको सॉल्व करने से पहले एक काम ध्यान रखेंगे हमेशा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पर 1.33 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इधर वाला पोर्शन मिटा दूँ, नोट कर लिए। तो जब भी कभी हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पॉइंट और पॉइंट के बाद में 33, तो जनरली जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालने के लिए लाइट के अगर न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं तो उसमें ना हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक रुक जाते हैं। हमें वहाँ पर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैथ्स कितना आता है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है, फिर रुक जाना है, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि जैसे 1.33 है, तो इसका मतलब क्या है 1.33, तो वो 33 पर आकर ख़त्म होने वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो नहीं रहा होगा, वो होगा 1.333333 चलता जा रहा होगा। हमने कहा कि नहीं भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, बहुत है, रुक जाओ। तो ऐसा अक्सर कब होता है, जब हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर से एक नंबर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3/3 करूँगा तो 1 आ जाएगा, उससे एक नंबर ज़्यादा ले लो, यानी कि 4 ले लो। अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, फिर पॉइंट लगाकर 0, यहाँ पर 0 उतारा, पॉइंट 3 3 9, 10 माइनस 9 1, फिर 0 9, ऐसे ही ये आता चला गया 1.33। ऐसे ही अगला नंबर देखो, 3 से डिवाइड होने वाला अगला नंबर क्या है 6 है, उससे एक नंबर ज़्यादा जरा पकड़ो, कितना हो गया 7, ठीक है। तो अगर हमने 7 ले लिया तो 7 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3333, ये आता चला जाएगा, समझ रहे हैं। अगला नंबर ले लो 9 से एक नंबर ज़्यादा 10, तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.3333। अगला क्या होता है 12 से एक नंबर ज़्यादा ले लो, क्या होगा 13, तो 13 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4.3333 आता चला जाएगा। तो जब भी कभी मुझे दिखाई दे कि कोई नंबर है 1.3333 आता जा रहा है तो 3 1 3 कर लो, 3 1 3 है ना, उससे एक नंबर बढ़ा लो आगे, तो क्या हो गया 4 हो गया, तो ये 4/3 है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 1.33 दे रखा है ना, तो आप इसको 4/3 मान सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात। अगर मान लीजिए 2.33 होता तो
तो आप क्या करेंगे, बाद का 0.3333 तो भूल जाओ, आप क्या करो, आप 3 2 6 कर लो सीधा सीधा। ये जो 0.333333 जो आता है ना, ये जब हम 3 से डिवाइड करते हैं ये तब आता है, या फिर जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तब आता है, ठीक है, और किसी उसमें नहीं आएगा, 3 और 6 से डिवाइड करने पर आएगा। अच्छा 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी तो एक फैक्टर 3 है, 3 2 ही तो होता है 6, ठीक, तो इसका मतलब डिवाइज़र जो है ना, डिवाइज़र 3 होगा ऐसे। तो अगर 1.3333 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4/3 उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। If the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, light going from air to water is 1.33, तो A eta W is equal to 4/3, A eta W is equal to 4/3, ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। राइटिंग दोनों दोस्तों की एक जैसी है, ये देख रहा था मैं। तुम तो लेफ्ट ही हो ना जब, तुम लेफ्ट ही हो ना, और लेफ्ट में ही हो गया कुछ, क्या लगा ये? ओहो, चलिए, तो यहाँ पर A eta W is equal to 4/3 हो गया। A eta W is equal to 4/3. What will be the refractive index of light going from water to air? जब 1 eta 2 is equal to 1/2 eta 1 होता है, since 1 eta 2 is equal to 1/2 eta 1, therefore अगर मान लीजिए एयर से वाटर का दे रखा है और वाटर से एयर का पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उसका रेसिप्रोकल कर देना। देयरफॉर W eta A is equal to 3/4, बस, ठीक है। एक का दे रखा है, एक से दूसरे में जाने वाला, 1 से 2 में जाने वाला दे रखा है, उल्टा पूछा जाए 2 से 1 में जाने वाला, तो आपको उसका रेसिप्रोकल कर लेना। जी यहाँ से निकाला मैंने, 1 eta 2 अगर है तो वो 1/2 eta 1 होता है। तो सिमिलरली A eta W अगर है तो वो 1/2
डब्ल्यू ईटा ए हो जाएगा। क्लियर है? एक और बात नहीं समझे? अगर एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये 1.33 को 4/3 कहते हैं, तो क्लियर है? अच्छा, ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 है, तो अगर डब्ल्यू ईटा ए पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 3/2 बस रेसिप्रोकल। ओके सर, वो बीच में कहाँ से उनके बीच में वो सर वो मतलब उस ये लेना अरे यार ये तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है, सर वो कोई नहीं। बस ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो अगर ए ईटा डब्ल्यू 4/3 है तो डब्ल्यू ईटा ए 3/4 हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है? 1 से 2 तक जाने वाला 2 से 1 तक जाने वाले का रेसिप्रोकल, 2 से 1 तक जाने वाला 1 से 2 तक जाने वाले का रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये क्या हो गया 3/4, 4 0s are 0, क्योंकि 3 तो आता नहीं 4 के लिए, 3 के आगे 0 लगा दिया 30, 4 7s are 28, 30 - 28 2 2 0 20, 4 5s are 20, तो 0.75 समझ गए? चलिए जी, तो एक क्वेश्चन और नोट करें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जो इंडेक्स होता है जैसे रेडियस होता है, तो रेडियस की प्लूरल फॉर्म को हम रेडियाई बोल देते हैं, इसी तरीके से जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म को इंडेक्सेस बोल देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कैरोसिन टर्पेंटाइन टर्पेंटाइन the refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, are 1.44, 1.47 and 1.33, 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. Full stop. And which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travel fastest? अच्छा, जैसे कभी भी हमको ना ये दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.44, कैरोसिन समझते हैं मिट्टी का तेल, ठीक है? तो 1.44 जो है वो कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका मतलब लाइट रे जो है वो एयर से कैरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। तो अगर किसी का भी मुझे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो हमें इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि लाइट रे एयर से उस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। यहाँ पर टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन क्या होता है, टर्पेंटाइन एक प्राइमर समझते हैं, प्राइमर क्या होता है, जैसे वुड है ना या फ्रेशली कट आयरन है, तो आयरन जो है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए पहले उसके ऊपर प्राइमर की एक कोटिंग करी जाती है, वो कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर पेंट करा जाता है। कभी जैसे स्कूटी पर या गाड़ी में कहीं स्क्रैच लग गया हो तो देखा होगा कि ऊपर से पेंट उतरता है तो नीचे से वाइट वाइट भी कुछ झड़ता है उसमें से, वो वाइट जो कोटिंग होती है वो प्राइमर की होती है, उस पर कोटिंग, दैट प्राइमर इज मेड अप ऑफ दिस टर्पेंटाइन ऑयल। तो ये जो टर्पेंटाइन है, टर्पेंटाइन का दे रखा है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, तो इसका मतलब लाइट रे एयर से टर्पेंटाइन में एंटर कर रही है। वाटर का 1.33, इसका मतलब लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है। तो अगर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो हम ये मानेंगे कि वो मेरे को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लाइट रे एयर से उसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है? अब क्या करना है कि जैसे सबसे पहला केस दे रखा है टर्पेंटाइन का, तो मैं ये लिखूंगा ए ईटा टी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन।
ठीक है, अब ये कितना दे रखा है, ए ईटा टी 1.44, पॉइंट गया तो नीचे क्या आ गया 100 बी ए अपॉन बी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 144 इंटू बी टी इज इक्वल टू 100 बी ए, 100 इंटू बी ए। तो यहाँ से बी टी कितना हो गया 100 बी ए अपॉन 144। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने निकाला स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन, ये निकाल लिया, सॉरी कैरोसिन था, के कर देना हर जगह, सबसे पहले कैरोसिन था, हर जगह के कर लीजिए। तो बी के इज इक्वल टू 100 बी ए अपॉन 144। अब टर्पेंटाइन का कितना दे रखा है 1.47। तो लाइट रे एयर से आती है और टर्पेंटाइन में एंटर कर जाती है। तो ए ईटा टी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी टी, और ए ईटा टी कितना दे रखा है 1.47। पॉइंट गया नीचे आ गया 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 147 बी टी इज इक्वल टू 100 बी ए। तो बी टी इज इक्वल टू 100 बी ए अपॉन 147, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला दे रखा है वाटर का, ए ईटा W इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी डब्ल्यू, और ए ईटा W कितना दे रखा है वाटर का 1.33 बी ए अपॉन बी डब्ल्यू। पॉइंट गया नीचे आ गया 100, तो वी डब्ल्यू 133 इंटू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 बी ए। यहाँ से वी डब्ल्यू निकालिए, ये हो गया 100 बी ए अपॉन 133। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो वी के हो गया, वी टी हो गया और वी डब्ल्यू हो गया, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब मैं इनसे ना एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये पोर्शन मिटा रहा हूँ उधर से। अच्छा, 1/2 अगर करते हैं तो डेसिमल में बताओ क्या वैल्यू आती है 1/2 की? 0.5। ये है 1/2। इसको अभी नोट मत करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर चाहो तो कर देना, पहले देख लो। 1/2 को हम बोलते हैं 0.5, ये सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, 0.5 होता है। इसको 0.5 के आगे 2 0 आ गया तो 0.500 लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/4 करते हैं तो क्या आता है 0.25, तो इसके आगे भी एक 0 लगा दो तो 0.250 हो गया। ऐसे ही अगर 1/8 करते हैं तो ये हो जाता है 0.125। देखिए, तीनों ही केसेस में क्या है, तीनों ही केसेस में हमारा न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर कितना है 1 है, इसमें भी न्यूमरेटर 1 1 1, लेकिन तीनों केसेस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा है ना, एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी बड़ी है, एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी बड़ी है। समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर को तो भूल जाइए। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किस केस में? इस केस में 1/8, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है 0.125, 0.250, 0.500। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 0.500, 0.500 बोलते हैं इसको। समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 125, 250 और 500, तो सबसे बड़ी वैल्यू वो है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। ऐसा कब होता है? जब न्यूमरेटर सेम होता है। नोट करके लिखेंगे, नोट करके हम लिखिएगा कि whenever we wish to compare rational numbers with same numerator,
the number with the highest denominator is actually the smallest. इस चीज को अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना। रिवाइज करते टाइम, स्टार बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, रिवाइज करते टाइम ये चीज काम आएगी। और मैंने एग्जांपल 1/2 1/4 का क्यों लिया, क्योंकि जब कहते हैं ना 1/4 तो 0.250 सबको पता है, जब कहते हैं ना हाफ तो 0.500 सबको पता है। तो यहाँ से मैं ये कंपैरिजन कर पाऊंगा कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो रैशनल नंबर की जो वैल्यू आती है ना सॉल्व करके वो छोटी आती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब आप ये बता दीजिए, और ये मैंने बताया क्यों यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा न्यूमरेटर क्या है 100 VA, इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा न्यूमरेटर क्या है 100 VA, इक्वेशन नंबर 3 में भी न्यूमरेटर 100 VA। तो तीनों का न्यूमरेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर को तो हटा दो। ठीक, अब सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, टाइम का। अच्छा, सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा 133, डिनोमिनेटर सबसे छोटा 133 वाटर का है। तो स्पीड ऑफ लाइट, ये पूरा नंबर जो है एक्चुअल में ये पूरा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि, और ये है क्या, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम ये कहेंगे, इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है, इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वो सबसे फास्ट चलेगा, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा वो सबसे फास्ट चलेगा। तो हम ये कहेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ VW is the smallest, so value of VW will be the highest, therefore सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसकी होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। अच्छा, सबसे 133 से फिर थोड़ा सा बड़ा 144, तो थोड़ा सा बड़ा है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। सबसे बड़ा 147 तो स्पीड सबसे कम हो गई। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सबसे ज़्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन सबसे कम हो गई। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 147, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा एक्चुअल में वो वैल्यू बड़ी। लेकिन एक कंडीशन मत भूल जाना, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर, अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो सीधा सीधा ही होगा। ये था उल्टा, उल्टा तो ये था कि जिसमें डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू एक्चुअल में बड़ी। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है, हाँ, तो फिर सेम बनाएंगे, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वैल्यू छोटी। समझ गए ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए जी इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।